हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, अपने तैयारी को सही तरीके से आगे की ओर ले जा रहे होंगे। इसी क्रम में दोस्तों, हम लोग जो एमसीक्यू का जो सीरीज आपके सामने पेश कर रहे थे रेगुलर में, आज उसका हम लोग नेक्स्ट लेकर आए हैं। तो यार देखिएगा, आगे जो है हम लोग चलते हैं और इस पे जो है हमारा जो जीके जीएस बाय पुनीत सर, ये हम लोग का जो है कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग आगे का शुरू करते हैं जो नेक्स्ट जहां से हम लोग छोड़े थे। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हम लोग आप लोग लिए चुन कर लाए हैं। ठीक है, देखिए, कहता है कि गांधी जी को जादूगर किसने कहा था? गांधी जी को जादूगर किसने कहा था? आपको याद रख लेना है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट और मुजीबुर रहमान। बताइए इसमें क्या होगा? क्या होगा? ये जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मुजीबुर रहमान, क्या होगा दोस्तों? बताइए। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा मुजीबुर रहमान। दोस्तों, परीक्षा के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा? गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी को अगर पूछेगा कि महात्मा किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था जब वो चंपारण में सफल नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा, राष्ट्रपिता किसने कहा इनको? याद रखिएगा, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। इसको भी आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। भारतीय राजनीति का बच्चा गांधी जी को किसने कहा था? भारतीय राजनीति का बच्चा, भारतीय राजनीति का बच्चा। तो याद रखिएगा, गांधी जी को एनी बेसेंट बोली थी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, अकेला आदमी काफी है भारत के लिए, किसने कहा था? माउंटबेटन। किसने कहा था दोस्तों? माउंटबेटन ने बोला था। इसको भी याद रखिएगा आप। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो याद रखिएगा, किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। तो ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पूछता है कि चोरी चोरी कांड के समय, ये समय है, चोरी चोरी कांड के समय गांधी जी कहां थे? याद रखिएगा, गोरखपुर, बारदोली, पटना, साबरमती। ये साबरमती आश्रम है। क्या होगा आंसर? बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा बारदोली में, बी नंबर। आपको पता है दोस्तों कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने बोला था कि असहयोग आंदोलन जो है ये पूरी तरीके से अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गोरखपुर के देवरिया में क्या हुआ दोस्तों कि आंदोलन हिंसक हो गया और गांधी जी उस समय बारदोली में थे और उन्होंने क्या किया दोस्तों? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो बारदोली में कांग्रेस की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि असहयोग आंदोलन को हम वापस ले रहे हैं। दोस्तों, एक चीज आप याद रखिएगा कि कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। ठीक है, कब हुआ? अगस्त 1920 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहे? इसके अध्यक्ष हो रहे लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, और यहां पर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित किया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि बड़े बड़े नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी नेता इससे क्या रहे? खफा रहे। तो गांधी जी ने बाद में उनको मनाया। और याद रखिएगा, दिसंबर 1920 में कांग्रेस की जो स्पेशल जो मीटिंग होती थी वो किसी भी महीने में होती थी विशेष, लेकिन उनकी जो मेन मीटिंग थी
वो दिसंबर महीने में होती थी। तो कांग्रेस का जो दिसंबर में मीटिंग हुआ 1920 में, और इसके अध्यक्ष थे बी राघवाचारी, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर क्या हुआ कि ये नागपुर में हुआ, और यहीं पर क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुष्टि कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुष्टि कर दिया गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो पूछेगा कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कहां पर क्या किया गया, पारित किया गया, तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। और कहां पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुष्टि कर दिया गया, तो याद रखिएगा कहां पर, नागपुर में। ये सब बातों को ध्यान देना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि पूना पैक्ट कब हुआ। ठीक है, 24 सितंबर 1932, 16 नवंबर 1932, 16 अगस्त 1932, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ए, 24 सितंबर 1932। दोस्तों पूना पैक्ट या पूना समझौता को समझने से पहले हमें कम्युनल अवार्ड को समझना होगा। ठीक है, देखिए यहां से जो है काफी एक क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एरिया से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो कम्युनल अवार्ड जो है इसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक पंचांट। सांप्रदायिक पंचांट। और ये कब हुआ दोस्तों, 16 अगस्त 1932। और याद रखिएगा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड लाए। और पहली बार अछूतों के लिए, मतलब दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया। दोस्तों इससे गांधी जी अगर पूछे कि कौन मतलब किस में पहली बार अछूतों या दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, तो क्या मारिएगा, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांट। देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें बांटने का और हमें तोड़कर रखने का ये साजिश था। वो चाहते थे कि भारतीय लोग आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जाति धर्म मजहब के नाम पर। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दलितों और अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का बना दिया। बोला कि इस क्षेत्र में जो मान लो कोई एक क्षेत्र है, बोले कि अब यहां पर जो होगा वोट देने वाला भी क्या होगा, अछूत होगा, और जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो भी दलित या अछूत होगा। यानी कि उसमें वोट जो देंगे वो भी दलित होंगे और जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो भी दलित होगा। बताओ यार, हमें आपस में वोट देने का अधिकार तो सबको है, लेकिन ये क्या कर दिया गया, जाति के नाम पर हमसे अलग ही ना किया गया। तो गांधी जी इससे खफा हो गए। और उस समय गांधी जी जो है, याद रखिएगा 1932 में गांधी जी कहां थे, काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इस समय याद रखिएगा 1932 में गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। ठीक है, उनको जब ये बात पता चला कि अरे हमें अछूतों के नाम पर, हमारे जाति में अछूतों के नाम पर एक पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया गया है, तो पहली बार गांधी जी कम्युनल अवार्ड के दौरान आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए मानी मरने के लिए अनशन पर बैठ गए। तो पूछता है कि पहली बार गांधी जी ने कब आमरण अनशन किया, तो कम्युनल अवार्ड के समय कहा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और गांधी जी का आमरण अनशन पर बैठने का मतलब था कि पूरे देश में बवाल मच गया। तब अंग्रेजों को यह लगा कि नहीं, यह प्रावधान नहीं होना चाहिए, यह गलत है। दोस्तों इसी के लिए याद रखिएगा क्या हुआ कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बीपीएससी के सीडीपीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां से एक क्वेश्चन आने का पूरा संभावना रहता है। याद रखिएगा पूना पैक्ट हुआ, याद रखिएगा 24 सितंबर 1932। दोस्तों ये क्या हुआ कि गांधी जी तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, तो याद रखिएगा पूना पैक्ट हुआ और अंबेडकर साहब को राजी किया गया, क्योंकि उस समय दलितों के एक महान नेता के रूप में अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा एक रोल था। तो कहा गया, अंबेडकर साहब को भी बुरा लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, गांधी जी से बात होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी और ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ,
तो याद रखिएगा अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुआ, यरवदा जेल में हुआ। अब वहां पर हस्ताक्षर करने की बात आई। अच्छा, फिर पूछता है कि पूना पैक्ट को कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो क्या मारिएगा सर? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय और जयकर, सॉरी मदन मोहन मालवीय, और याद रखिएगा राजगोपालाचारी। अगर पूछेगा कि पूना पैक्ट को कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि जब मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी जो है पूना पैक्ट कराने के समय मौजूद थे यरवदा जेल में, तो जब साइन करने की बारी आई तो अंबेडकर साहब ने तो साइन कर दिया, बट गांधी जी ने साइन नहीं किया। बोले कि यार ये ऐसा ऐसा प्रावधान अंग्रेज लाएंगे हमें आपस में बांटने के लिए, इस पर हम किसी प्रकार का साइन नहीं करेंगे। तो गांधी जी के बदले पूना पैक्ट में साइन कौन किए थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया, तो क्या मारिएगा? महात्मा गांधी मारिएगा। और महात्मा गांधी के बदले किसने सिग्नेचर किया था? मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किया। और देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात राजगोपालाचारी ने किया। इन्होंने दलित माने जाने वाले अंबेडकर साहब का पेन लेकर अपने पॉकेट में रख लिया और अपना पेन उनको दे दिया। यानी कि यह बताने का प्रयास किया गया कि हमारे देश में कोई दलित या अछूत जैसी कोई बात नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि किसने अपना पेन मतलब अंबेडकर साहब से लेकर मतलब अदला बदली किया, तो क्या मारिएगा? राजगोपालाचारी। और कौन से आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने आमरण अनशन किया? तो कम्युनल अवार्ड में। और पूना पैक्ट के बाद यह बात हो गई कि अब अछूतों के लिए कोई पृथक निर्वाचक मंडल नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि कम्युनल अवार्ड की बातों को कब समाप्त कर दिया गया, तो पूना पैक्ट में समाप्त कर दिया गया। और याद रखिएगा, और दलितों के लिए मतलब विधानमंडल में जो सीटें रिजर्व थी पहले 71, उसको बढ़ाकर कितना रिजर्व कर दिया गया? 147। यानी कि प्रांतों के जो विधानमंडल में दलितों के लिए सीटों के जो रिजर्व संख्या पहले 71 थी, उसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया कि भाई आपको विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि इन्हें दलितों के चाहिए, तो उनकी संख्या को हम बढ़ा दिए। ये पृथक निर्वाचक मंडल लाने की क्या जरूरत थी? तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, ये सब परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में किस आयोग के सिफारिश पर रद्द करने की घोषणा की गई? ठीक है, तो कौन है? तो याद रखिएगा हंटर कमेटी, बटलर आयोग, मार्ले आयोग, अरुंडेल समिति। किस समिति के सिफारिश के आधार पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा अरुंडेल समिति, डी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो बंगाल विभाजन जो हुआ था, याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को जनता के सामने रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, कि अंग्रेज लोग बोले कि हम लोग बंगाल विभाजन घोषणा कर दिए। ठीक है, और याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। यानी बंगाल विभाजन लागू हो गया कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। और बंगाल विभाजन लागू हो गया, ये परीक्षाओं में पूछता है कब लागू हो गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अरुंडेल समिति ने क्या किया दोस्तों? इसको रद्द करने का मतलब सिफारिश किया। और 1911 में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, तृतीय दिल्ली दरबार,
तृतीय दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। किसके स्वागत में? याद रखिए। और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के काल में क्या हुआ? सम्राट जॉर्ज पंचम, सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी, रानी मेरी, इन लोगों के स्वागत में तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में करवाया। और इसमें अरुंडेल समिति के सिफारिश पर जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था, उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और इसी दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में घोषणा किया गया, 1911 के तृतीय दिल्ली दरबार में। याद रखिएगा। और ये लागू कब हो गया? 1912 में जो है दिल्ली जो है राजधानी के रूप में स्थापित हो गई। कब? 1912 में। ये सब आप याद रखिएगा। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं दोस्तों, ठीक है। एक हुआ है 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, ठीक है। दूसरा हुआ है 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय। और जो तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी, WC बनर्जी, एवो हुम और बदरुद्दीन तैयब जी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो होगा ये होगा बदरुद्दीन तैयब जी, डी। आपको पता है कांग्रेस का जो है पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, ये कहां हुआ था? बंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन के। दूसरा याद रखिएगा 1886 में, ये कहां हुआ था? कोलकाता में, कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दोस्तों पहले पारसी थे, पारसी अध्यक्ष थे। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और जो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये कहां हुआ था? मद्रास में। और यहां पर अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो याद रखिएगा। और चौथा को भी याद रखिएगा। तो प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहले कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और याद रखिएगा 1888 में कांग्रेस का जो हुआ इलाहाबाद में, क्या हुआ? इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो जॉर्ज यूले बने। तो कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। तो ये चारों अधिवेशन को क्या कीजिएगा? आप याद करके रखिएगा, परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बदरुद्दीन तैयब जी ने बोला कि कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। क्यों कहा? क्योंकि कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने के लिए बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेसी बनो। तो याद रखिए कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये सब याद करके रखिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज यहां कहता है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, 29 जनवरी 1950, 22 मार्च 1947, इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो हमारे राष्ट्रीय झंडों को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को आंसर होगा। अगर पूछेगा कि हमारे राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों? डिजाइन, तो डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा पिंगली बंकैया। पिंगली बंकैया साहब ने क्या किया था? हमारे राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। और याद रखिएगा हमारे राष्ट्रीय झंडा में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपसे कि हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को, हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे आते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं?
राजेंद्र सिंह, कैलाश सिंघाला, रविंदर सिंह। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका रविंद्र सिंह। ये बिहार के हैं, याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटरमैन, ये दरोगा में पूछ चुका है, याद रखिएगा कि वाटरमैन किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। कैलाश संखाला को क्या कहते हैं? टाइगर मैन। कैलाश संखाला को क्या कहते हैं? टाइगर मैन। और रविंद्र सिंह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा डॉल्फिन मैन। डॉल्फिन मैन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद कर लीजिएगा। फॉर ये अगर आपसे पूछेगा कि रॉकेट मैन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा के शिवन को कहते हैं। रॉकेट ओमेन किसको कहते हैं? रॉकेट ओमेन किसको कहते हैं? तो रितु करिधल को कहते हैं। ठीक है। मिसाइल मैन किसको कहते हैं? मिसाइल मैन किसको कहते हैं? कलाम साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। मिसाइल ओमेन किसको कहते हैं? मिसाइल ओमेन किसको कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा थेसी थॉमस को कहते हैं। यह भी परीक्षाओं के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रखिएगा, माउंटेन मैन। माउंटेन मैन किसको कहते हैं? बहुत फेमस है, इनकी फिल्म भी बन चुकी है। दशरथ मांझी को कहते हैं। दशरथ मांझी को। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब काफी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और आयरन लेडी किसको कहते हैं? आयरन लेडी कहते हैं इंदिरा गांधी को। तो इसको भी आप याद करके रखिएगा। फैक्ट के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, डुंगेश्वरी पर्वत बिहार में कहां है? ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। डुंगेश्वरी पर्वत बिहार में कहां है? गया, मुंगेर, बांका, राजगीर। बताइए कहां है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गया। कहां होगा? गया। याद रखिएगा, डुंगेश्वरी पर्वत तो गया में है ही। और इसको भी याद रखिएगा, ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहां है? तो ये भी गया में है। इसको भी आप याद करके रखिएगा। दोस्तों बांका में मंदार पर्वत है। बांका में याद रखिएगा कौन सा पर्वत है? तो मंदार पर्वत है। और यह भी परीक्षाओं में दरोगा में पूछ चुका है कि मंदार पर्वत कहां है? तो बांका में, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण में याद रखिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है, याद रखिएगा कहां पे है? सोमेश्वर की पहाड़ी यहीं पर पश्चिमी चंपारण में है। तो ये भी आप याद करके रखिएगा। बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड आपको जानकारी रखना होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर क्या कर दिया गया? बल दिया गया। 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं। कौन सा पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन पर जोर दिया गया? तो याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि मानव संसाधन पर विकास पर बल दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में आ जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उस पर किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पर। ठीक है, और याद रखना है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इस पर किस पर बल दिया गया था? तो भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। हम लोग जल्दी टॉपिक इस पर लाएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। ये त्रावणकोर है। त्रावणकोर कप, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। त्रावणकोर कप, ये कप है। और स्वेथलिंग कप, ये स्वेथलिंग है। स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? त्रावणकोर कप और स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, फुटबॉल। ये है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा। टेबल टेनिस, फुटबॉल। तो याद रखिए किससे है? तो स्वेथलिंग कप और त्रावणकोर कप का संबंध जो है ये आपका टेबल टेनिस से है। इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?
तो याद रखिए कब हुई, तो 88 में। अगर पूछेगा कि कब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, तो वैधानिक दर्जा मतलब कानूनी दर्जा दिया गया 1992 के एक्ट के तहत, 1992 में। अगर पूछेगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है किस समिति के सिफारिश पर बना था, तो याद रखिएगा दवे समिति के सिफारिश पर बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई। और ये किसको कंट्रोल करता है, तो स्टॉक मार्केट ये सब को कंट्रोल करने का काम करता है, शेयर बाजार इस सब को, म्यूचुअल फंड को ये कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है थोड़ा हम आज इसको अपना जो एमसीक्यू का सीरीज है आज इसको यहीं पर हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, हम लोग फिर कल नए जोश और उत्साह से आपको एमसीक्यू कराने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान इस पे, उसके लिए सॉरी। हम लोग कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।